पीटीआई कह रही है हमारी जीत हुई, मुखालिफ जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है, वो साबित हो गया कि सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। मुश्किलात क्या हैं इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आईनी और कानूनी तौर पे? देखें, यहाँ पे ईसीपी ने डिक्लेयर कर दिया है कि पीटीआई ने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है। ठीक है ना, एक तो बात ये तय हो जाए कि ममनुआ फंडिंग ली है। ममनुआ फंडिंग का केस जो है ईसीपी के मुताबिक बनता है। अब ममनुआ फंडिंग के केस बनने और इस डिक्लेरेशन के बाद जो चीजें जन्म लेती हैं, एक तो शोकॉज नोटिस है जो इशू कर दिया गया है कि क्या आपके फंड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए। ये थोड़ी सी निस्बतन हल्की बात है। उसके बाद चलें बड़ी बात यह है कि इस डिक्लेरेशन के बाद कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में पिटीशन फाइल की जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे सर्टिफाई किया गलत फंडिंग को और गलत फंडिंग को सही फंडिंग दिखाया, प्रोहिबिटेड फंडिंग को जायज फंडिंग दिखाया और उस चीज को सर्टिफाई किया, और तो उन्होंने लिहाजा फॉल्स स्टेटमेंट दानिस्ता तौर पे दी अपने सियासी मफाद के लिए, अपने सियासी पैसे के लिए, अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए। लिहाजा उन्होंने एक मटीरियल नॉन सगेशियस और डिसऑनेस्ट चीज की है। वो सादिक और अमीन अब नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। जाहिर है उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह पाएंगे और नवाज शरीफ साहब इस जिस तरह से है तो पार्टी हेड भी नहीं रह पाएंगे। तीसरी बात पे अब आते हैं। ठीक है सर, मैं बात ये है, चलें आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल करती हूँ। तीसरी बात ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो कि मोहताज नहीं थी इस फैसले के, लेकिन अब इस फैसले की बुनियाद पे भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसॉल्व कर सकती है पीटीआई को और उस रेफरेंस को 15 रोज के अंदर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करेगा। लेकिन इसमें सबसे रियलिस्टिक बात मुझे ये नजर आती है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे तो जरूर मुझे लगता है पेशरफ्त होगी, क्योंकि -1 की हवा है, -1 की फिजा है और आई थिंक इमरान खान को माइनस करना जो है वो ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है उनके मुखालफीन के लिए, ना कि पीटीआई को। अगर खान साहब माइनस हो गए तो पीटीआई जो है वो 2-3 बन जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा हैदर वहीद साहब, अब इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ जो माहिर कानून है उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन भी सामने आ रही है। सर्टिफिकेट और एफिडेविट, इन दोनों में फ़र्क की बात की जा रही है कि एफिडेविट नहीं दिया उन्होंने बल्कि सर्टिफिकेट दिया है, तो सर्टिफिकेट की बिना पर उनकी नाअहली या 62(1)F के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। सर ये पहले तो सर्टिफिकेट और एफिडेविट का थोड़ा सा फ़र्क भी समझा दीजिए, और अगर ये सर्टिफिकेट है तो वाकई में क्या उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई हो सकती है जैसे एफिडेविट की बुनियाद पर हो सकती है? देखें, एफिडेविट ऑन ओथ है, किसी चीज को सर्टिफाई जो है वो ऑन ओथ के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बात जर्मेन है वो है फॉल्स मटीरियल, फॉल्स स्टेटमेंट की, चाहे वो ओथ पे दी गई हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन के जरिए से दी गई हो। अगर आपने ईसीपी को प्रोहिबिटेड फंडिंग को रिप्रेजेंट किया एज रेगुलर फंडिंग दानिस्ता तौर पे जानते बूझते हुए, तो चाहे आपने ये ओथ पे किया या एक महज कागज पे किया, फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है कि एफिडेविट पे जो चीज होती है वो ऑन ओथ होती है, तो उसको जो तीसरा बंदा है वो समझता है कि शायद आपका ऑन ओथ झूठ बोलना, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज और भी हो सकते हैं, तो शायद आप जो है आपकी बात पे वो यकीन ज्यादा कर ले। लेकिन मटीरियल फॉल्स स्टेटमेंट चाहे ओथ पे हो या ओथ पे ना हो, दोनों सूरतों में सदाकत और अमानत का इशू जरूर बन सकता है। और सदाकत और अमानत का इशू जो है वो जब बनने कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन पे जाएगा, क्योंकि देखिए ईसीपी ना इनको सदाकत और अमानत पे डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ना किया, ना पीटीआई को डिसॉल्व कर सकती है एज अ पार्टी, ना किया। अब लेकिन इस फैसले की बुनियाद पे ये दोनों कार्रवाई जो है ये मुमकिन हो गई। सही है। और सर ये जो अब पीटीआई कह रही है कि हम इस मामले को चैलेंज भी करेंगे, उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र हम कर रहे हैं उससे पहले अगर वो चैलेंज कर देते हैं, मामला अदालत चला जाता है, तो उस सूरत में, और फिर हम देखते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज होते हैं, उस सूरत में पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखें, नो डाउट कि वो इस फैसले को चैलेंज जरूर करेंगे, और मुझे इसमें भी बहुत कम डाउट है कि इस फैसले की बुनियाद पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी सीख की जाएगी,
पीटीआई की डिसोल्यूशन के बारे में मैं लेस श्योर हूँ, हो सकता है कि एज अ प्रेशर टैक्टिक वो भी किया जाए। अब जब पीटीआई चैलेंज करेगी इस फैसले को तो जाहिर है उनका ये कहना होगा कि ये फैसला जो है वो ऑन मेरिट्स भी गलत है और बाकी पार्टियों का भी फैसला नहीं आया, इनका आ गया वगैरह, वो जो भी है वो तो मेरिट्स पे इनकी अपील अपनी जगह जो है वो उसका फैसला होगा जो होना है। और उस अपील में अगर वो किसी किस्म का ऑर्डर ले लेते हैं तो फिर इस फैसले की बुनियाद पे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में जो डिस्क्वालिफिकेशन सीख करनी थी वो रुक सकती है अगर इस फैसले को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस फैसले की बुनियाद पे ही सदाकत और अमानत के ना होने पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन सीख कर सकती है, जहां पे खान साहब जो हैं वो जाके प्रोबेबली ये प्ली लेंगे कि क्या मैंने ये बात दानिस्ता तौर पे की या मुझसे इनएडवर्टेंटली हो गई। ये शहादत का मामला और ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि मुझे जो है एविडेंस लीड करने दी जाए और समरी प्रोसीडिंग्स में ये फैसला ना हो, क्योंकि ये मेरी नीयत थी ये करने की या नहीं, इसके लिए मैं कन्फ्रंट करना चाहूंगा जो शवाहिद मेरे खिलाफ हैं और अपनी शहादत लीड करना चाहूंगा। तो आई थिंक उनकी टैक्टिक ये होगी कि कहीं ये मामला जो है वो इल्तवा का इस तरह से शिकार हो। बाकी तो देखें कोर्ट्स को ये बिल्कुल पता है और एक प्रेशर भी होगा कि अगर नवाज शरीफ साहब का केस जो है डे टू डे चल के नवाज शरीफ साहब जो है वो एक इकामे पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं तो और सदाकत और अमानत का मेयार पे वो नहीं उतरते उस बुनियाद पे, तो फिर ये कांस्टेंट कंपैरिजन होगा, तो फिर खान साहब की बात जो है वो इल्तवा का शिकार क्यों हो। और ये फॉरेन फंडिंग केस भी 8 कुछ नहीं हुआ, यहाँ सेम पेज फटता है और खान साहब जो है उनका जो है वो पर्चा बाहर हो जाता है। सही, तो देखिए ये ठीक हो गया सर इस तरह की बात, लेकिन नवाज शरीफ का जो स्टैंडर्ड है उस पर खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं मुझे नजर आ रहे हैं। अगर उसी स्टैंडर्ड के ऊपर चला जाता है तो ठीक हो गया। खलील ताहिर सिंधु साहब, सर क्या इरादा है हुकूमत का इस मामले पर डिक्लेरेशन जारी करना या फिर -1 के सिलसिले में आपकी हुकूमत जो है वो कार्रवाई करने का इरादा रखती है कोई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सलमान साहब अपना हैदर साहब ने जो बातें की हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतहाई अदब के साथ इख्तलाफ करूंगा कि ये लिमिटेशन का केस होगा। ये 15 दिन हुकूमत के पास होंगे और 15 दिन ही सुप्रीम कोर्ट के पास होंगे। 30 डेज में ये फैसला होना है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसी फंडिंग या कोई भी इस तरह से हर बंदे को सियासी पार्टी बनाने का हक है। लेकिन गैर मुल्की जो लोग हैं, अगर मैं उनके यहाँ पे आप भी नाम ले दो ना, मेरे सामने पड़े हुए हैं ये लिसा सी और फलाना 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 और चरी राम और रिजवी और फलां और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं नाम ले दूं तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुल्क में क्या होगा। किन लोगों ने ये फंडिंग की है, किन के इलेक्शन लड़ने से पहले ये वहां जाके अमेरिका में इज्तिमा में इकट्ठे हुए थे। मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल सीधी सलाहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुल्क की सालमियत का मसला है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है, मेरे भाई है साथ आपके कोई जो भी है पीटीआई वाले, कि ये नाजायज चीजों को कबूल करते ही नहीं है। ये शुरू से इनका के बतीरा है कि नाजायज चीजों को कबूल नहीं करते। ये जो है, ये जो जिन्होंने फंडिंग दी है उनके शनाख्ती कार्ड साथ लगे हैं, उनके आईडी कार्ड्स के कॉपी नंबर लगे हैं, उनके टेलीफोन नंबर लिखे हैं, उनके बैंक लिखे हैं, जहां से भेजी वहां से लगे हैं। फिर वो जो क्रिकेट का मैच की आज शराब नोशी का मैच होगा वो पैसे उसमें आए हैं, फिर डांसिंग वाले पैसे आए हैं। तो ये हमें किस तरह से कह सकते हैं। दूसरा, इसमें पार्टी ममनुआ फंडिंग भी लिखा हुआ है और उसमें फॉरेन फंडिंग भी लिखा है। सिर्फ एक आखिरी बात छोटी सी करना चाहता हूँ, आपके पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर वो पाकिस्तानी इमरान खान साहब को पैसे देगा, हाँ सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि पार्टी किसी भी मेरी जाती राय होगी कि नहीं लगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रही है कि मियां नवाज शरीफ वाला केस पे, उस पे भी मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट केस है। उसमें ये जो कह रहे हैं ना, जब अकबर एस बाबर ने इनको कहा कि आप ये ना करें तो उन्होंने कहा हम पार्टी से निकाल देंगे, उसको निकाल दिया गया। यानी हो, लेकिन आखिर में ये जुमले लिखा जाता है, जो डिक्लेरेशन भी देते हैं कि मदरजा बाला ज़िमनात मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक सही व दुरुस्त तस्लीम है, कोई अमर मख्फी या पेचीदा नहीं रखा गया। मैं चौथी दफा मेंबर बना, मुझे भी हर दफा ये एफिडेविट जो आपने देना पड़ता है, डिक्लेरेशन, और इसी डिक्लेरेशन की वजह से हैदर साहब जानते हैं बहुत सारे लोग जो है वो नाहल हुए हैं। लोग इस बात में भी नाहल हुए कि अपने बेटे से जो असासा बनता था ब्लैक स्टेशनरी में, मेरे उस्ताद थे वो जिन्होंने फैसला दिया। ताहिर सिंधु साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इस की अहमियत सर्टिफिकेट जितनी नहीं बल्कि एफिडेविट जितनी, बयान हल्फी जितनी है, ये कह रहे हैं आप? 100%। ठीक है। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो होती है उसको कभी भी अदालतें नहीं मानती, कि अगर किसी बंदे को पता नहीं है। इनको तो कहा जा रहा था और ये लगातार 7 साल से यही सर्टिफिकेट देते रहे
जब बंदा साइन करता तो क्या वो होश में नहीं होता? ये कौन सी रात को साइन कर रहे थे? दिन के वक्त साइन किए होंगे इन्होंने पढ़ा नहीं उसको कि मैं किस चीज पे साइन कर रहा हूँ। और आज और चोर हमें कहा ये चोर है, ये चोर है। आज वो खत्म नहीं होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ खिताब था, सादिक और अमीन का, जो कहते थे किसी दा साकम नहीं तो सर अगर रात के वक्त वो कर भी रहे थे, कौन सा फिर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे वो? अगर रात के वक्त भी उन्होंने साइन किए थे, वो क्या उनको नजर नहीं आ रहा था? ये जब भी कहे हैं, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैंने बात से बात की है, मुझे नहीं पता वो रात के हुए दिन के हुए, मैं सिर्फ वैसे एक बात की है कि ये नाजायज का काम, और ये नाम मेरे सामने पड़े हैं, आप आर्टिकल 17 पढ़ लें। जी सर हमारे सामने भी है, जी मेरे सामने भी पड़े हैं नाम जिनकी आप बात कर रहे हैं। ठीक हो गया